गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने मैथ्स तो काफ़ी पढ़ ली, बट मेरे पास काफ़ी बच्चों की डिमांड आई कि मैम प्लीज़ आप साइंस के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाइए, हम लोगों को साइंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तभी माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक हुआ, सोचा चलो ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी साइंस की वीडियोस के साथ, वो टॉपिक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी 10th के लिए। आपके 6th क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है टॉपिक, तो 6th क्लास के बच्चे से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सारे बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर बेस्ट नोट्स डाले हैं सारी बुकों से छाट कर, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट्स में भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे हैंड टू हैंड इसके नोट्स फ्रेम कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाए। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं। ठीक है, लाइट बेसिकली क्या होता है? लाइट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक तरीके की एनर्जी होती है जो हमें मिलती है। अब लाइट से हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइट एक एनर्जी है जिसके थ्रू हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी द थिंग्स विच आर नियर अराउंड अस। ठीक है, अगर लाइट ना हो, आप कुछ भी चीज़ इमेजिन कर सकते हैं। कोई रूम इमेजिन कर लीजिए जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रहा हो। ठीक है, रूम इमेजिन कर लीजिए जहाँ अंधेरा हो रहा हो और वहाँ पे कुछ भी आपको दिखाई देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोशनी ही नहीं है, लाइट ही नहीं है। इसलिए लाइट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसके अंदर दो फिनोमिना आते हैं, एक आता है रिफ्लेक्शन, एक आता है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग अभी रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस। यानी बाउंस बैक समझते हैं आप लोग? जैसे हमने कोई बॉल होती है उसे उछालते हैं हम लोग। ठीक है, बॉल को हमने उछाला या ज़मीन पे मारते हैं तो वो बाउंस बैक होती है, यानी टप्पा खा के वापस हमारे पास आती है, टिप हिट करके ग्राउंड को। उसी तरीके से लाइट होती है कि लाइट जब भी किसी भी सरफेस पे जाके हिट करती है तो वो, और उस सरफेस से वो वापस अगर आ जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस। दूसरा, रिफ्लेक्शन जो होता है सेम मीडियम में होता है, इसमें कभी भी मीडियम चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसको समझते हैं फिगर से। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर लिया है। प्लेन मिरर को मैंने डिनोट करा है एम डैश से। ठीक है, ये आपको सरफेस दिख रही है जो पॉलिश है। यहाँ ये सूरज है, सन है, यहाँ रे आई इंसिडेंट हुई। ठीक है, रे आई हिट करी इस पॉइंट पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इस तरफ से ये चली गई। ठीक है, यहाँ से आई, इस पॉइंट पे हिट करा इसने और यहाँ से चली गई। ठीक, तो जो रे सनलाइट से या सन से हमें रे आ रही है, उस रे को हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। और उस पॉइंट पे हिट होके जब यही रे वापस जा रही है तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक नॉर्मल डाला जाता है। नॉर्मल क्या होता है? एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि इस पॉइंट पे डाली जाती है जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रे आप कह सकते हैं ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि किस पॉइंट पे डाला जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? वो पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आके मीट करती हैं।
ठीक है। तो यहाँ से आपको आई होप रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा समझ आया हो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस। ठीक, इसमें हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट टर्म है इंसिडेंट रे दैट फॉल्स ऑन सरफेस, यानी वो रे जो सरफेस पे फॉल होती है, यानी सरफेस पे आके गिरती है। नॉर्मल रे कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर लाइन जो कि मिरर सरफेस पे हम लोग बनाते हैं। रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्शन के बाद वापस जाती है लाइन, वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। इसके अलावा इसमें कुछ टर्म्स और आती हैं, जैसे कि आता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो एंगल, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ बनाती है वो होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं आई से, यानी एंगल आई से। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, उसी तरीके से जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे के साथ एंगल फॉर्म करती है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे, यानी नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एंगल आर से। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया हो। ठीक, रिफ्लेक्शन मैंने बता दिया, बाउंसिंग बैक, उसके अंदर जो भी टर्म्स आती हैं वो सारी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इसके बेस्ड पे क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। देन आफ्टर वी स्टडी रिफ्लेक्शन। ओके, सो ये सारी डेफिनेशंस थी जो बहुत ही शॉर्ट में मैंने यहाँ पर आपको दी हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी हमने पीछे फिगर में पढ़ा था कि इस तरीके से हमारी फिगर बन रही थी, ये वाला एंगल आई था, ये वाला एंगल आर था। तो हमेशा ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि जो ये एंगल आई है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल आई जो होगा हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप लोगों ने देखा था ये प्लेन मिरर था, ये आपकी इंसिडेंट रे आई यहाँ टकराई, नॉर्मल आई यहाँ टकराई, रिफ्लेक्टेड रे आई यहाँ टकराई, तो सारे एक ही जगह पे और एक ही प्लेन पर, एक ही सरफेस पे मिल रहे हैं। तो ये आपका सेकेंड लॉ बन गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है प्लेन मिरर को समझने से पहले, उसको मैं समझाना चाहूँगी, जिसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं हम लोग, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, द लेफ्ट राइट रिवर्सल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन एंड इट इज सीन इन प्लेन मिरर। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, देखो हम लोग हमारे घरों में देखते हैं कि हम लोग मिरर का यूज़ करते हैं। कभी सोचा है वो किस टाइप का मिरर होता है, नहीं सोचा है तो ठीक है मैं बता देती हूँ। जो हम लोग हमारे घरों में यूज़ करते हैं वो होता है प्लेन मिरर। उसमें क्या होता है, लेफ़्ट राइट रिवर्सल का फिनोमेना अप्लाई होता है। कैसे, आप कभी भी देखना, जब भी आप मिरर के सामने खड़े होंगे, आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो जो मिरर में इमेज बन रही होगी वो आपका लेफ़्ट होगा, और जो आपका लेफ़्ट है वो मिरर का राइट होगा। तो यही जो लेफ़्ट राइट चेंज होता है, यही ठीक है, यही जो लेफ़्ट राइट चेंज होता है मिरर में, उसको हम लोग कहते हैं क्या, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, लेटरल इन्वर्जन हो गया। अब चलते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो ये है, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट एंड एट सेम डिस्टेंस। कभी भी आप इमेजिन कर लेना खुद से, इस वीडियो को देखने के बाद खुद से जाके अपने आप को मिरर में देखना, आप मिरर से जितनी दूरी पे खड़े होंगे उतनी ही दूरी पे आपकी वो इमेज
यानी जो आपकी फॉर्मेशन है, आप एक ऑब्जेक्ट की तरह हैं और आपकी इमेज को वो उतनी ही दूरी पे दिखाएगा जितनी दूरी पे आप खड़े हो। साथ ही कभी ऐसा हुआ है कि आपकी हाइट है 5 फुट और आपको वो दिखा रहा है 4 फुट का? नहीं, जितनी ही साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेज का होता है प्लेन मिरर में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट एंड वर्चुअल क्या होता है? सी, इरेक्ट का मतलब होता है इमेज हमेशा सीधी नज़र आती है। कभी भी आप मिरर में देखते हो, कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने आप को उल्टा देख रहे हो कि भाई सर की जगह पैर, पैर की जगह सर? नो। ठीक है, वो होता है कि इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है प्लेन मिरर में। वर्चुअल का मतलब होता है कि मिरर के पीछे बनती है इमेज, मिरर पे नहीं बनती, मिरर के पीछे, मिरर से बहुत दूर बनती है इमेज। ठीक है। थर्ड, प्लेन मिरर में हमेशा हमें लेटरल इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, जो लाइट की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी है वो ये है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके बेस पे एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों की बुक में दिया हुआ होगा कैंडल फ्लेम के ऊपर। आपके सामने एक यहाँ पे कैंडल रखी है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे एक कैंडल रखी है, यहाँ एक बच्चा खड़ा है। ठीक है, जो भी है, यहाँ एक बच्चा खड़ा है। ठीक है, अब मैंने उसको एक स्ट्रेट पाइप दे दिया और उस पाइप से वो क्या कर रहा है, इस कैंडल की फ्लेम को देख रहा है। जब वो पाइप स्ट्रेट होता है और वो इस फ्लेम को देखता है तो उसे ये फ्लेम जो है ईजिली नज़र आ जाती है। लेकिन अगर इस पाइप को मैं बीच में से हल्का सा मोड़ दूँ, इस पाइप को मैं कुछ ऐसे बना दूँ, ठीक है, अब वो देखता है कैंडल फ्लेम को, तो उसे कैंडल की जो मतलब मोमबत्ती की जो ऊपर फ्लेम होती है वो उसे नज़र नहीं आती। इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कहीं पे भी मुड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये आपके थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेटरल इन्वर्जन, प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक ये यहाँ पे लाइट की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जो है बात करी थी आपसे वर्चुअल इमेज की। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्चुअल इमेज ये क्या बवाल है, तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि इमेज जो होती है दो तरीके की होती है, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, रियल इमेज वो इमेज होती है जो हमें स्क्रीन पर मिलती है। इमेज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड एन रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी रियल इमेज जो होती है हमेशा उल्टी बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी यानी इरेक्ट बनती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि रियल इमेज जो होती है हमेशा सेम साइड ऑफ मिरर के बनती है। जिस साइड आप खड़े हो उसी साइड इमेज बनेगी, लेकिन वर्चुअल में इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है और थोड़ा दूर बनती है। अगर आप रियल इमेज का एग्जांपल लोगे तो आप लोग मूवीज़ देखने जाते होंगे सिनेमा हॉल में, तो उस पर वो जो स्क्रीन होती है आप लोगों को स्क्रीन नज़र आती है, कभी वो जूम होती है, कभी वो शॉर्ट होती है, जितना भी उस पर इफ़ेक्ट होता है वो सारा रियल इमेज का वर्क होता है। ठीक है, एंड वर्चुअल इमेज की बात करूं तो जो वर्चुअल इमेज का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है, जो हम लोग घरों में प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, तो ये था हमारा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का डिफरेंस। अब इसमें रिफ्लेक्शन में एक छोटा सा फिनोमिना और आता है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो होता है हमारा रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रेगुलर के नाम से ही समझ आ रहा है जो चीज़ कंटिन्यूअस हो या एक प्रॉपर वे में हो। इर्रेगुलर की बात करूं जो डिसकंटिन्यूअस हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं, इतना पोर्शन देखिए, यहाँ से पैरेलल रेज आई, ये 3 रेज आई, और जिस पोजीशन में आई है, जितना इनके बीच में गैप है, पैरेलल फॉर्म में आई है, रिटर्न भी उसी पोजीशन से हो रही हैं और पैरेलल फॉर्म में ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है। हमारी जो सरफेस है सबसे पहली चीज़ कि
यहाँ पे जो हमारी सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो वो रेगुलर होगा, यानी जो रेज है हमारी वो पैरेलल रेज आएंगी, इंसिडेंट होंगी, टकराएंगी और वापस भी पैरेलल फॉर्म में चली जाएंगी। लेकिन वही इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूं तो देखो रेज तो पैरेलल आ रही हैं, लेकिन जो इनके जाने की पोजीशन है वो चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि सरफेस कैसी है हमारी, रफ सरफेस है। रफ सरफेस कैसे कह सकते हो आप, जैसे सड़क है, सड़क पे जा रहे हो, एक सड़क तो है, एक रोड है जो बिल्कुल बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ठीक है, चले जा रहे हो, बिल्कुल स्मूथली चले जा रहे हो, और एक रोड ऐसी है जो गड्ढे हैं, जिन पे गड्ढे हैं। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी वही चीज़ हो गई, जहाँ पे गड्ढे गड्ढे हैं सरफेस पे, तो उस सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी रेज तो पैरेलल आई, लेकिन उनके जाने की जो डायरेक्शन थी, रेज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी जो रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटे से दो कॉन्सेप्ट और आपके क्लियर हो गए कि इमेज कितने तरीके की होती है और रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देख। हम लोगों ने जो है प्लेन मिरर की बात करी है। एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उस पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका कैसा हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, तो उस पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, ये हमारा प्लेन मिरर है पी क्यू की फॉर्म में। अब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने प्लेन मिरर लिया है पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहाँ पे। अब क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन हमें देखना है कि कैसा आ रहा है। मैंने आपको एक प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी बताई थी कि प्लेन मिरर से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज फॉर्म होती है, तो ये उसी को प्रूफ करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आई, अब ये जो ऑरेंज वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है जो यहाँ से रिफ्लेक्शन देख रहा है कि इमेज हमारी कहाँ फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से एक रे आई, ये ऑरेंज वाली रे इंसिडेंट हुई, टकराई और यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक। ये तो रिफ्लेक्शन है, तो सेम मीडियम में ट्रांसफ़र हो गई। सेम मीडिया का मतलब है कि मिरर की एक ही साइड रे, इस साइड नहीं गई, ठीक। अब मैंने क्या करा, ये जो रिफ्लेक्टेड वाली रे है इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दिया और जहाँ पे आई मिली वहाँ पे इसे स्टॉप कर दिया। अब वापस मैंने एक और रे डाली यहाँ से, इसी ऑब्जेक्ट से, यहाँ से इंसिडेंट हुई, ठीक है, और यहाँ से टकरा के चली गई। अब इस वाली रे को जब मैं पीछे की तरफ मीट करूँगी तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों पीछे की साइड जाके कहीं पर मिलेंगी, मिरर के पीछे जाके कहीं पे मिलेंगी, ठीक है। और जब ये मिलती हैं तो मैं देखती हूँ कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से, इमेज का डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ कर देता है क्या, कि जो हमारी प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस इक्वल होता है। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का साइज़ बिल्कुल डॉट लिया था, तो हमें इमेज का साइज़ भी हमें डॉट में ही मिला है। और ये सारे फॉर्मेशंस वही हैं कि आपने एक लाइन इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, उस पर हमने नॉर्मल डाल दिया। आप इसे तो कह सकते हैं I1, इसे कह सकते हैं R1, उसी तरीके से इसे कह सकते हैं I2, इसे कह सकते हैं R2, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मली पेपर में पूछा जाता है। सेकंड देखते हैं हम इसका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर। यानी अगर अब की बार ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे मान लो आप ही खड़े हो, ए बी आप हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ए बी या फिर आप ही खड़े हो, ये मिरर है। अब क्या हुआ, एक रे इसकी इस वाले पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, एक इसका इस वाले पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि पर्सन जो है भाई, अगर आप खड़े होते हो, ठीक है, तो ऐसा तो है ना होता है कि बस आपका सर दिखाई देता है अगर आप पूरे खड़े हो, नहीं ना, आपका सर भी दिखाई देता है, आपका पैर भी दिखाई देता है, फुल बॉडी नज़र आती है आपको मिरर में, ठीक है। तो देखिए, जब हमने इस पॉइंट से, टॉप पॉइंट से इसका रिफ्लेक्शन देखा
तो जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गई वो स्ट्रेट ही वापस आ गई। ठीक, एक रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से रे गई, टकराई और वापस आ गई। ठीक, यहाँ हमने नॉर्मल डाला, ये I1 हो गया, ये R1 हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और जो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनता है वो हमारा R1 होता है, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, सिमिलर रिफ्लेक्शन होगा आपकी इस बॉटम वाली साइड से। इस बॉटम वाली साइड से क्या होगा, एक लाइन गई, रे ऑफ लाइट गई, यहाँ टकराई, वापस आ गई, क्योंकि जब भी कोई लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, ये तो एंगल पे जा रही है, जब भी स्ट्रेट जा रही है तो वो वापस उसी रास्ते से वापस हो जाती है टकरा कर। ठीक है, अब एक रे जो है इधर से गई, टकराई और वापस आ गई। ठीक, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 हो गया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, इस वाले को यहाँ पे एक्सटेंड करा, और नीचे वाले पोर्शन को नीचे की तरफ एक्सटेंड करा, इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ एक्सटेंड करा। तो आप देखेंगे जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ यहाँ था उतना ही इमेज का साइज़ यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो मिरर के फॉर्मेशन के साथ एक प्लेन मिरर के ऊपर छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, जो कि है मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस नाम से ही समझ आ रहा है हमें कि जब भी हमें बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलती हैं एक साथ, तब उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल इमेजेस। और ये पॉसिबल कैसे होता है, कभी भी आप सैलून गए हो, गर्ल्स पार्लर गई हो, तो उनको दिखाई दिया होगा कि सामने शीशे लगे होते हैं, एक के बाद एक के बाद, 3 3 4 4, और आपको जो इमेज होती है अपनी बार बार नज़र आ रही होती है सारे शीशों में। आप लोग ये सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। वो इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मूला यूज़ हो रहा होता है। होता क्या है कि मान लीजिए 2 या 3 मिरर हैं, ठीक है, आपने एक मिरर के सामने खड़े हैं, लेकिन वहीं पे दूसरा मिरर जो है पहले वाले मिरर के लिए रिफ्लेक्शन की तरह वर्क करेगा, और जो इमेज फर्स्ट मिरर में फॉर्म हो रही है वही इमेज सेकंड में, वही इमेज थर्ड में, और जितने भी मिरर होंगे आपकी इमेज सारे मिरर्स में नज़र आएगी। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल इमेजेस का कॉन्सेप्ट। अब इसमें बोला जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितने मिरर कितनी इमेजेस आपकी फॉर्म हो रही हैं। तो वो पता चलता है कि 2 मिरर, एक ये मिरर है, इसके इंक्लाइन एक ये मिरर लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, तो ये कैसे पता चलेगा कि कितनी इमेजेस आपकी फॉर्म हो रही हैं। तो वो पता चलता है इस फॉर्मूले से। नंबर ऑफ़ इमेजेस हम निकाल सकते हैं, 360 को डिवाइड कर दें थीटा से और माइनस कर दें 1। थीटा हमारा वो एंगल होता है जो इन 2 मिरर के बीच में बन रहा होता है, यानी ये 2 मिरर किस एंगल पे इंक्लाइंड हैं, किस एंगल पे ये लगाए गए हैं, उस एंगल से अगर हम 360 को डिवाइड कर दें और उसमें से माइनस कर दें 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इमेजेस आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए 2 शीशे हैं, 2 मिरर हैं, वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो कितनी इमेजेस फॉर्म हो सकती हैं। 360 को 90 से डिवाइड करा, 4 आया, 4 - 1 3। ठीक, इसकी एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग कैलेडोस्कोप के नाम से जानते हैं। कैलेडोस्कोप एक डिवाइस होती है जिसके अंदर सारे मिरर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, इंक्लाइंड का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक दूसरे से जो सटे हुए होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। कैलेडोस्कोप का यूज़ कई बार आप लोगों ने 3D फिगर्स देखी होंगी जिसमें लाइट चलती हैं, 3D पैटर्न के वॉलपेपर्स आते हैं, कैलेंडर्स आते हैं, और कई सारे आजकल शो पीस भी आ रहे हैं जिसमें 3D इफेक्ट नज़र आता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैलेडोस्कोप का यूज़ होता है। ये तो था सारा पार्ट रिफ्लेक्शन का। अब हम लोग जानेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन समझा था यहाँ पे, जिसमें हम लोगों ने बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बोला था। ठीक है, 10th क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आता है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि रिफ्लेक्शन जो होता है सेम मीडियम में होता है, और रिफ्रैक्शन के लिए हमें 2 मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
दो मीडियम की ज़रूरत पड़ती है रिफ्रैक्शन के लिए और सिंगल मीडियम के लिए रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बाउंसिंग बैक होता है लाइट का, यानी हिट करती है, टकराती है और चली जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और एंटर करते टाइम वो जो लाइट रे होती है वो बेंड हो जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, यानी जिस डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए था उस डायरेक्शन में जाने की वजह, स्ट्रेट ट्रैवल करने की वजह वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। सी रिफ्रैक्शन मैंने लिखा है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट एंटर्स थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, एंड इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। होता क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे ग्लास स्लैब लिया है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया है। इस ग्लास स्लैब के बाहर एयर है, ठीक है, और ये पूरा क्या अंदर एक ग्लास है। एयर क्या है, एक गैसियस कंपोनेंट है, ग्लास क्या है, एक सॉलिड कंपोनेंट है। तो यानी एयर जो है लाइटर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया, ठीक। जब भी लाइट यहाँ से, ये लाइट रेड कलर की जो आप लोगों को नज़र आ रही है, सी मैंने है ना बहुत ही इजी तरीके से पिक्चर्स को फॉर्म करा है। मैं चाहती ये सारा कुछ बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकती थी, बट उसमें आप लोगों को नोट्स नहीं मिल पाते, ठीक है, इसलिए मैंने इसका कॉपी पेन का यूज़ करते हुए इस वीडियो को बनाया है। तो देखिए ये जो रेड लाइन है ये आपकी इंसिडेंट रे, जैसे ही इसकी सरफेस पे टकराई, ग्लास की सरफेस पे, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे इस येलो लाइन की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ चली गई, ये इधर मुड़ गई, ठीक है। रेड रे जो है मुड़ गई आपकी, ठीक। उसके बाद अब ये डेंसर मीडियम में, लेकिन ये जब वापस फिर यहाँ से टकराई, अब इसे इस तरीके से निकलना चाहिए था, लेकिन ये फिर से बेंड हो गई, ठीक है। तो यही जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है कि लाइट जो है सीधी ना जाके, सीधी रिफ्लेक्ट ना होके रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इस फिगर को समझते हैं। ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे पे यहाँ मैंने नॉर्मल डाला, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बना वो हमारा बना आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरीके से ये हमारी रेड वाली लाइन जो जा रही है ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे जब नॉर्मल रे के साथ बनाती तो इसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते थे, इसे हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह दिया, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसे आप कह सकते हैं, ठीक। अब ये रे आई यहाँ से इधर चली गई, तो अब आप ये देख रहे हैं कि जब यहाँ पे नॉर्मल की तरफ आ रही थी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, और यहाँ पे ये नॉर्मल से बहुत दूर है। तो ये भी एक फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, यानी भारी मीडियम से हल्के मीडियम की तरफ जाती है, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है। तो ये लाइट दूर चली गई, ठीक। ये हो गई आपकी, इसको आप हम लोग इमर्जेंट रे भी कह सकते हैं, ठीक है। इमर्जेंट रे क्या है, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो गई है, इमर्जेंट रे। उसके बाद मैंने इस वाली जो ओरिजिनल लाइन को, इसको येलो कलर से डॉट करते हुए दिखाया कि इस तरीके से आनी चाहिए थी, ठीक। अब ये जो ओरिजिनल रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रिफ्रैक्शन हमारा 10th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो आपको येलो लाइन और रेड लाइन नज़र आ रही है, इसके बीच में ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, यानी इमर्जेंट रे कौन सी, लाइट रे विच लीव्स द मीडियम, यानी जो मीडियम को छोड़कर जा रही होती है रे, उसे हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं, या आसान भाषा में समझ सकते हैं जो इमर्ज हो गई है, बाहर चली गई है, ठीक है, ठीक। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या फिर लेटरल शिफ्ट भी कहते हैं। और ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, थिकनेस पे, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कैसी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, यानी जिस एंगल पे ये आ रही है रे उसका एंगल कितना है, और तीसरा इसके अंदर
पॉइंट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपसे कोई पूछे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो आप क्या कहेंगे, थिकनेस ऑफ द ग्लास, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप ये आपको समझ आया हो। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे पहले जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े थे तो हमने उसके कुछ लॉज पढ़े थे, देख लेते हैं एक बार रिवाइज के लिए। इसमें हमने पढ़ा था कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के इक्वल होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जो होती है सेम प्लेन पे होती है। अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूँ तो जो इसका सेकेंड लॉ होता है वो रिफ्लेक्शन लॉ के बिल्कुल सेम होता है, वही कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो सेम प्लेन पे लाता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ साइन का यूज़ करें, यानी साइन आई अपॉन साइन आर करें, तो ये हमें एक वैल्यू देता है जो कि होती है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी एक मीडियम के साथ दूसरे मीडियम का जब भी हम लोग देखते हैं कि लाइट का रेशियो क्या रहा है, स्पीड ऑफ लाइट क्या रही है, वो हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें तो ये होता है रेशियो किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी एक मीडियम में फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या थी उसका रेशियो दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या थी इसके साथ। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, n21, अच्छा सी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ v1 से, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ v2 से। ठीक है, n21 का मतलब क्या है, n हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ 1, जो नंबर पहले लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, जो पहले लिखा है उसको नंबर को, उस मीडियम को हम लोग नीचे लिखते हैं, जो बाद में लिखा है उसे पहले लिखते हैं, याद करने का इजी तरीका। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 वो होगा v1 अपॉन v2, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 तो वो होगा क्या, v2 अपॉन v1। मैंने बोला ना, जो पहले नंबर लिखा है उसकी स्पीड नीचे आएगी, जो ऊपर लिखा है उसकी स्पीड ऊपर आएगी, सबसे इजी तरीका। अब यहाँ पे एक आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी एयर में कितनी स्पीड है लाइट की उसका रेशियो मीडियम में कितनी स्पीड है लाइट की उसके साथ निकालते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, एंड मीडियम की लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से। साथ ही यहाँ पे बोला गया है लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जो लाइट है आपकी वो सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करती है कहाँ, एयर में। ठीक है, यानी खाली जगह पे, वैक्यूम स्पेस में, या एयर का भी कह सकते हो, वैक्यूम स्पेस में सबसे फास्ट ट्रेवल करती है। अभी हम लोगों ने जब रिफ्रैक्शन देख रहे थे तो मैंने आपको बेंडिंग ऑफ लाइट बताया था कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो क्यों होता है उसका रीज़न मैं बता देती हूँ। एक वर्ड आया है यहाँ पे, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी मीडियम की एक ऐसी एबिलिटी जो लाइट को रिफ्रैक्ट करे वो होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। और ये दो तरीके की होती है, कैसे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है, जिसके वजह से वो नॉर्मल की तरफ जो लाइट होती है, रे होती है, वो बेंड कर जाती है। और जैसी वो आपको ने देखा था यहाँ पे ग्लास स्लैब में, यहाँ से रे आ रही थी, ये नॉर्मल थी, इधर की तरफ मूव हुई थी, और जब ये आगे गई
यहाँ नॉर्मल डाला, इससे दूर चली गई, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम था, ये बाहर रेयरर मीडियम था। जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो लाइट की जो स्पीड होती है, जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा लाइट की जो स्पीड होती है वो एयर मीडियम में होती है या फिर हल्के मीडियम में होती है, ठीक है। एयर इज़ लाइटर, ठीक। तो जब बाहर की तरफ जाएगी तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिसके वजह से वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाके बेंड होती है। इसका एक एग्जांपल दिया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है kerosene have higher refractive index, is optically denser than water although its mass density is less than water, that is it floats on water। अगर हम लोग मास डेंसिटी की बात करें तो आपको पता है कि केरोसिन ऑयल हो या फिर केरोसिन हो या कोई भी ऑयल हो, वो वाटर से हल्का होता है, जिसके वजह से जब भी अगर हम ऑयल को वाटर पे डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल होता है उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, जिसकी वजह से वो फ्लोट करती है। लेकिन वहीं अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हायर होता है वाटर से, ठीक है। और वहीं पे हम देखें केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 होता है एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। सो ये था हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का टॉपिक, जो कि यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो हम लोग देखेंगे कि मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है या फिर लेंस में कैसे होता है, और रिफ्लेक्शन के और क्या क्या फिनोमिना है, लाइक डिस्पर्शन कैसे होता है, और कई सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। सो अभी के लिए आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी एक एक वीडियो के पीछे, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।